हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बिल्कुल फिट और फाइन होंगे और अच्छे से अपने टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे होंगे। और आज हम वीडियो मेंस टेस्ट सीरीज का पेपर कोड 107 डिस्कस करेंगे, हिंदी का सेक्शन। और उम्मीद करती हूँ आप सभी ने पेपर बहुत अच्छे से अटेम्प्ट किया होगा जैसा आप करते आ रहे हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, संप्रदान तत्पुरुष समास का कौन सा उदाहरण है। उदाहरण पूछा गया है, मतलब सही पूछा गया है कि कौन सा ऐसा उदाहरण है जिसमें संप्रदान तत्पुरुष समास का उदाहरण है। देखिए 4 ऑप्शंस हैं, शिवार्पण, यथाशक्ति, अत्युत्तम और पंचपाल। यदि हम उत्तर की बात करें तो सही उत्तर है शिवार्पण, जो कि है ऑप्शन ए। ठीक है, शिव के लिए अर्पण। संप्रदान में जहां भी के लिए शब्द का प्रयोग हो रहा है वो संप्रदान का उदाहरण है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। कौन सा विकल्प समास और उसके उदाहरण से सुमेलित नहीं है। 4 ऑप्शंस हैं, कर्मधारय, परमाणु। देखिए यहाँ पे शब्द दिए गए हैं और यहाँ पे उनका समास दिया गया है। आपको पहचानना है क्या ये अपने समास से मैच करते हैं या नहीं। ठीक है, तो चलिए पहला है कर्मधारय समास परमाणु, द्वंद्व समास 64, बहुब्रीहि समास चक्रपाणी और संबंध तत्पुरुष समास के लिए है जितेंद्रिय। चलिए हम एक एक ऑप्शन की बात करते हुए चलते हैं। कर्मधारय समास परमाणु, परमाणु परम है जो अणु। ठीक है, जब भी है जो अणु या है जो शब्द जहां भी आपको ये दिखाई दे रहा है, इसका अर्थ है उसमें है कर्मधारय समास। ठीक है, ये वो चीज है जिसको हम देखते से ही, एक तरह से एक ट्रिक होती है किसी भी ऑप्शन तक या किसी भी उत्तर तक पहुंचने की। तो है जो आपको दिख रहा है मतलब वो कर्मधारय समास है। ठीक है, यदि हम इसमें नियम की बात करें तो कर्मधारय समास में यदि विशेषण और विशेष्य का मेल होता है तो वो होता है कर्मधारय समास। जैसे कि परम है जो अणु में, परम क्या हो गई, उसकी विशेषता हो गई है और विशेष्य हो गया है अणु। तो परम है जो अणु, तो ये मैच कर रहा है, ठीक है, परमाणु से। चलिए अगला है द्वंद्व 64। 64 का अर्थ क्या हुआ, 60 और 4। ठीक है, ये ऑप्शन हम पहले भी इसकी बात कर चुके हैं पिछले डिस्कशन में। तो 64 हुआ है 60 और 4, जो कि है द्वंद्व समास का उदाहरण। देखिए द्वंद्व समास में कोई भी योजक शब्द अगर बीच में है जो और हो सकता है या हो सकता है, ठीक है, जब इनसे दो शब्द जुड़ रहे हैं योजक शब्दों से, वो द्वंद्व समास का उदाहरण होता है, जो कि इस एग्जाम्पल में देखने को मिल रहा है 60 और 4। तो और बीच में योजक शब्द हो गया है, बिल्कुल सही है, द्वंद्व समास का उदाहरण है। चक्रपाणी, ये भी हम पहले बात कर चुके हैं इस ऑप्शन की। पाणी अर्थ का मतलब होता है हाथ, चक्र है जिसके हाथ में, अर्थात विष्णु। बहुब्रीहि समास, बिल्कुल सही है ये भी। अगला है संबंध तत्पुरुष समास जितेंद्रिय। जितेंद्रिय की बात हम पहले भी कर चुके हैं, जीत लिया है जिसने इंद्रियों को, अर्थात महावीर। तो संबंध तत्पुरुष ये से मैच नहीं हो रहा है। देखिए इसमें भी क्या होगा, बहुब्रीहि समास ही होगा। बहुब्रीहि समास में क्या नियम होते हैं, इसमें बहुब्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है और जब दोनों पदों का मेल होता है तो कोई एक नया ही अर्थ निकलता है। ठीक है, जैसे कि देखिए यहाँ भी हो रहा है जितेंद्रिय, जीत लिया है जिसने इंद्रियों को। या हम बात करें पंचानन, है ना, 5 आनन या 5 सिर हैं जिसके, पंचानन हो जाता है। त्रिलोचन, 3 नेत्र हैं जिसके। तो कोई भी पद इसमें प्रधान नहीं होता है और दोनों पदों के मेल से कोई एक अन्य विशेष, कोई अलग ही अर्थ निकल के सामने आता है। तो ये संबंध तत्पुरुष का उदाहरण नहीं है, ये गलत है, इसलिए यहाँ सुमेलित नहीं पूछा गया है। तो उत्तर भी हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रादुर्भाव शब्द में कौन सी संधि है। देखिए प्रादुर्भाव में विसर्ग संधि है, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, प्रादुर्भाव में विसर्ग संधि है। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट है, प्रादुहु प्लस भाव, प्रादुर्भाव। ठीक है, तो ये ऑप्शन ठीक हो जाता है, ऑप्शन ए विसर्ग संधि। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। अच्छा 4 ऑप्शंस हैं, वधु, वधु प्लस उत्सव, वध प्लस उत्सव, वधु प्लस उत्सव या वधु प्लस उत्सव। अब देखिए यदि हम इस प्रश्न की बात करें तो इसमें मैं उत्तर को देखते से ही पहचान गई हूँ। मैंने ये उत्सव मैंने प्लस भी नहीं देखा है, मैंने उसके बाद के शब्द भी नहीं देखे हैं,
क्यों ऐसा हुआ है? देखिए, वधू एक स्त्रीलिंग शब्द है। ऐसा हमेशा नहीं होता है, मैं केवल आपको एक ट्रिक बता रही हूँ, या कभी कभी एग्जाम में ट्रिक्स ही काम करती हैं। तो जब भी हम स्त्रीलिंग की बात करते हैं, स्त्रीलिंग हमेशा बड़ी मात्रा जो होती है उससे उस अंत होता है स्त्रीलिंग का। जैसे हम बात करें स्त्री, बड़ी की मात्रा आती है, ठीक है। नारी, बड़ी की मात्रा आती है। पत्नी, श्रीमती। उसी तरह देखिए, यहाँ पे छोटा ऊ है, ठीक है, यह भी छोटा ऊ है, यहाँ तो कुछ है ही नहीं तो गलत है। यहाँ बड़ा ऊ दिखा मुझे, ठीक है। वधू प्लस उत्सव, इसका अर्थ है वधू एक स्त्रीलिंग शब्द है, तो वधू प्लस उत्सव, तो ये बिल्कुल सही विकल्प है। इसी क्लू से मैं उत्तर पे पहुंची हूँ। उत्तर है ऑप्शन सी, सही विकल्प पूछा है ऑप्शन सी, ठीक है। तो इस तरह आप भी इन छोटी छोटी ट्रिक्स से सही उत्तर पे पहुंच सकते हैं, और ये ट्रिक्स एग्जाम में बहुत काम आती हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। संधि विच्छेद की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही नहीं है? अच्छा देखिए, सही नहीं पूछा गया है। चलिए बात करते हुए चलते हैं एक ऑप्शन की। मतैक्य, मत प्लस ऐक्य, बिल्कुल सही है। विवाद, विवादास्पद, विवाद प्लस अस्पद। अच्छा, स्नेहाविष्ट, स्नेह प्लस अविष्ट। लघुत्तर, लघु प्लस उत्तर। तो यदि गलत पूछा गया है, सही नहीं है पूछा गया है, तो वो 2 सही नहीं है और 3 सही नहीं है। ऑप्शन में 2, देखिए ऑप्शन बी में है 2 और 3। देखिए विवादास्पद का होता है विवाद प्लस आस्पद, ना कि विवाद प्लस आस्पद। आस्पद होता है, ठीक है। बिल्कुल ऐसा ही नीचे वाले में होगा, स्नेहाविष्ट, स्नेह प्लस आविष्ट, ना कि स्नेह प्लस अविष्ट। तो सही नहीं पूछा गया था। उत्तर है 2 और 3, ऑप्शन बी। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? सही पूछा गया है, और क्या पूछा गया है? विलोम पूछा गया है। देखिए ऑप्शन ए है घात आघात, सहयोगी और प्रतियोगी, मितव्ययी और अल्पव्ययी, निर्मल और विमल। सही पूछा गया है। यदि सही की बात करें तो यहाँ पे है ऑप्शन बी, सहयोगी का प्रतियोगी होता है। अब देखते हैं गलत क्यों है। क्योंकि घात का विलोम क्या होता है? आघात नहीं, प्रतिघात, ठीक है। मितव्ययी का होता है, देखिए मित और अल्पव्ययी ये तो मिलते जुलते से शब्द हैं। मितव्ययी मतलब कम खर्च करने वाला, अल्पव्ययी तो यहाँ पे अल्पव्ययी नहीं, यहाँ पे होगा अपव्ययी। अपव्ययी मतलब क्या होता है? बहुत फिजूल खर्च करने वाला, अपव्ययी। तो मितव्ययी का होगा अपव्ययी, ना कि अल्पव्ययी। देखिए सिर्फ ल की गलती है बस। तो कई बार हम बहुत जल्दी में क्वेश्चंस पढ़ते हैं और हम गलत उत्तर पे टिक कर देते हैं, जिसका रिजल्ट बहुत बुरा होता है, ठीक है। तो ध्यान से पढ़िए, चाहे आप 1 मिनट ज्यादा लीजिए किसी भी क्वेश्चन के लिए, लेकिन सही उत्तर पे टिक करिए। चलिए अगला है निर्मल और विमल, तो ये भी गलत है। निर्मल का होता है मलिन, गंदा, मैला, है ना। तो केवल ऑप्शन बी यहाँ सही है, सहयोगी, सहयोगी और प्रतियोगी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्न में से किस विकल्प में विलोम युग्म सही नहीं है? फिर हमें गलत विलोम युग्म पहचानना है, जैसा कि हमने पिछले प्रश्न हमने सही पहचाना था, यहाँ हमें गलत पहचानना है। सापेक्ष का होता है निरपेक्ष, शांत का होता है अश्रांत, निष्काम का होता है सकाम, और अपकर्ष का निष्कर्ष, अपकर्ष का निष्कर्ष। तो यही गलत है। अपकर्ष का विलोम होता है उत्कर्ष। क्या होता है अपकर्ष का? उत्कर्ष। अपकर्ष का विलोम है उत्कर्ष। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से विद्या और विधा, देखिए विद्या और विधा, बस इस ध का फर्क है, का सही अर्थभेद कौन सा है? अच्छा, ये आपसे शब्द युग्म का प्रश्न पूछा गया है। अब देखिए इसमें क्या होता है, कई बार हम जल्दबाजी में, बहुत जल्दी में होते हैं एग्जाम में या टेस्ट में भी, और इनको शब्दों को उल्टा पढ़ के हम यहाँ भी उल्टा मैच कर देते हैं। ये प्रश्न बहुत ध्यान से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। देखिए विद्या का अर्थ क्या होता है? ज्ञान। और विधा का अर्थ क्या होता है? ढंग। तो ज्ञान और ढंग की अगर बात करें तो ऑप्शन डी इसका सही है, ज्ञान और ढंग। अब देखिए यही दोनों ऑप्शन आपको यहाँ भी दिए गए हैं, ज्ञान भी है ढंग भी है, लेकिन उल्टे मैच हो रहे हैं। ये यहाँ विद्या मैच हो रहा है ढंग से,
और विधा मैच हो रहा है ज्ञान से। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। ऑप्शन ए जिसने भी किया है उसका गलत हो गया है, जिसने डी किया है वो सही है। ठीक है, तो आपको इन चीजों का ध्यान बहुत अच्छे से रखना है। तो ऑप्शन क्या है इसका सही? डी है, विद्या ज्ञान और विधा ढंग। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। किस क्रमांक में कृतज्ञ और कृतघ्न शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है? ये दोनों ही शब्द हमने पिछले टेस्ट डिस्कशन में डिस्कस किए थे, कृतज्ञ और कृतघ्न। चलिए बात करते हैं उत्तर की। कृतज्ञ का अर्थ है उपकार को न मानने वाला। अच्छा एक मिनट, किस क्रमांक में कृतज्ञ का युग्म का सही अर्थ भेद है? अच्छा, उपकार को न मानने वाला, उपकारी, कृतकाय, बंधन युक्त, रचित या टूटा हुआ, या उपकार मानने वाला या उपकार न मानने वाला। तो कृतज्ञ का अर्थ जैसा कि मैंने आपको बताया था उपकार मानने वाला होगा, और कृतज्ञ का अर्थ होता है उपकार न मानने वाला। ठीक है, ये प्रश्न कई बार कई एग्जाम में पूछा गया है, इवन आरएस में भी ये क्वेश्चन एक या दो बार पूछ चुके हैं। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूज करते हैं ये वर्ड। तो कृतज्ञ का अर्थ होता है उपकार मानने वाला, और कृतज्ञ का अर्थ होता है उपकार न मानने वाला। ठीक है, चलिए निम्न में से किस विकल्प में सही अर्थयुक्त शब्द युग्म नहीं है? सही अर्थयुक्त शब्द युग्म नहीं है मतलब गलत कौन सा है ये पूछा है आपको। ठीक है, देखिए यम मृत्यु के देवता, याम प्रहर, आपसे गलत पूछा गया है। इंदु है ये तो सही है, यहाँ पे इंदु है चंद्रमा, और इंद्र है सुरपति, ये भी सही है। अवधान का सावधान है, और अवदान का मनोयोग, देखिए ये गलत है यहाँ पे। अगली बात करते हैं, सर्ग का अध्याय है और स्वर्ग का देवलोक, ये भी सही है। देखिए अवधान का अर्थ होता है योग, ठीक है, और अवदान का अर्थ होता है कोई भी प्रशंसनीय कार्य करना, प्रशंसित कार्य करना, ये अर्थ होता है अवदान का। और अवधान का मतलब होता है योग करना, साधना, ये जो होती है। तो यहाँ पे सही आपसे पूछा अर्थ युग्म शब्द नहीं पूछा गया है, तो ये यहाँ ऑप्शन जाता है, क्योंकि यहाँ गलत आपको दोनों ही उत्तर इसके दे रखे हैं। चलिए अब अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। किस क्रमांक में, अच्छा ये रिपीट हो गई स्लाइड हमारी। निम्नांकित शब्दों में से उपसर्ग पृथक सही नहीं है। अच्छा यहाँ देखिए उपसर्ग का प्रश्न है और गलत उपसर्ग दे रखा है, आपको उसी की पहचान करनी है। प्रति प्लस अक्ष, बी और एकशक, अनु, उपजाऊ, बे नजीर। तो अगर सही नहीं पूछा गया है तो यहाँ पे हो जाता है ऑप्शन सी। देखिए प्रति प्लस अक्ष प्रत्यक्ष सही है, बी प्लस ईक्षक वीक्षक सही है, और बेनजीर भी सही है। अनु प्लस उपजाऊ ये यहाँ पे गलत है, क्योंकि अन उपजाऊ जो एक शब्द होता है उसमें अन और उपजाऊ मतलब अन उपसर्ग होता है, ना कि अनु उपसर्ग होता है। ठीक है, यहाँ अन उपसर्ग होगा तो अनुपजाऊ बनेगा, ये कोई शब्द बनेगा ही नहीं, गलत बनेगा। इसलिए यहाँ पे सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन सी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। उत्थान शब्द का उपसर्ग है अथ, उता, उद या उ, तो ऑप्शन सी सही है। उद उपसर्ग है उत्थान में, और ये त में परिवर्तित होता है, जैसा कि हमने संधि के नियमों में बात की थी, तृतीय वर्ण में परिवर्तित होते हैं। ठीक है, व्यंजन संधि के उदाहरण होते हैं कई शब्द, मैं इसकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं आपको जस्ट देखिए संधि और ये जो उपसर्ग के नियम है इनको कभी भी एक दूसरे से मैच मत करिए, क्योंकि संधि के नियम अलग होते हैं, उपसर्ग के लिए अलग होते हैं। लेकिन कभी कभी समझने के लिए, खुद के लिए, समझाने के लिए नहीं, हम इन चीजों को दिमाग में रखते हुए चलते हैं एग्जाम में, जबकि संधि और उपसर्ग के नियम कभी भी मतलब हमेशा मैच नहीं होते, और हमें मैच करने भी नहीं चाहिए इन दोनों चीजों को। तो जो उद है ये उत्थान के लिए सही उपसर्ग है, जो कि द त में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा विशेषण संज्ञा से निर्मित नहीं है? ये प्रश्न पहले भी आपके टेस्ट में आ चुका है। ठीक है, और मैं उम्मीद करती हूँ सभी ने इस प्रश्न को बिल्कुल सही किया होगा, इसका उत्तर सभी ने सही दिया होगा। बात करते हैं फिर से एक बार इसकी। पूछा गया है संज्ञा से निर्मित नहीं है शब्द। ठीक है, हार्दिक, गंतव्य, पैशाचिक और गरिष्ठ। तो देखिए हार्दिक में हृदय की बात हो रही है, संज्ञा शब्द है हृदय। ठीक है, पैशाचिक में पिशाच की बात हो रही है, जो कि संज्ञा शब्द है।
गरिष्ठ में गुरु प्लस इष्ट गुरु की बात हो रही है, जो कि संज्ञा शब्द है, लेकिन गंतव्य में संज्ञा शब्द नहीं है। गंतव्य में गम धातु है, हमने बात की थी पिछले डिस्कशन में भी, तो गम धातु है, इसलिए ये क्या नहीं है, संज्ञा से निर्मित शब्द नहीं है। तो उत्तर भी ऑप्शन बी यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। मानसिक शब्द बना है, 4 ऑप्शंस हैं, मानस प्लस एक, मानस एक, मनस एक या मनस प्लस एक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मनस एक। इसमें एक प्रत्यय है, मनस का अर्थ होता है दिमागी, मतलब है ना, मानसिक, तो मनस प्लस एक हो जाएगा मानसिक। चलिए, ये प्रश्न भी आपके पहले टेस्ट में आ चुका है, सभी ने ठीक ही किया होगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। वह जो शीघ्र उत्तर देने की बुद्धि रखता है वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है। देखिए, ये प्रश्न भी आपके पहले किसी टेस्ट में आया हुआ है। ठीक है, बुद्धिमान, वाक्पटु, प्रत्युत्पन्नमति, प्रत्युत्पन्नमति और विशेषज्ञ। इसकी हमने, इस प्रश्न की, इन ऑप्शंस की, चारों की हमने बहुत डिटेल में बात की थी उस वक्त। देखिए, प्रत्युत्पन्नमति का अर्थ होता है वह जो शीघ्र उत्तर देने की बुद्धि रखता है। ठीक है, बुद्धिमान का अर्थ क्या होता है, जिसके पास बहुत बुद्धि है, जो दिमागी तौर पे बहुत ही अच्छा है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वह बुद्धिमान है तो वह उत्तर भी शीघ्र दे सके, है ना। कई बार हमने देखा होगा, हमारी क्लास में भी होता है कि कोई स्टूडेंट है जो कि बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन कभी उसने क्लास में खड़े होकर किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। रिजल्ट आने पता चलता है कि हाँ, ये तो यार, ये तो बहुत इंटेलिजेंट था, लेकिन कभी उत्तर नहीं दिया। तो वही बात है कि जरूरी नहीं है जो बुद्धिमान है वो शीघ्र उत्तर देने की बुद्धि भी रखता हो। वाक्पटु का अर्थ तो होता है जो बोलने में चतुर हो, और विशेषज्ञ होगा जो कि किसी भी चीज में, किसी एक पर्टिकुलर चीज में, जो किसी चीज में विशेषता रखता है, वो उसका विशेषज्ञ है। लेकिन यह जरूरी नहीं कि वो शीघ्र उत्तर देने की बुद्धि भी रखता हो। तो सही उत्तर क्या होगा, प्रत्युत्पन्नमति। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। जिस पर अभियोग लगाया गया हो वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द इनमें से कौन सा है। चलिए बात कर लेते हैं ऑप्शंस की। अभियोग लगाया गया हो, ये देखो आपको ध्यान रखना है, अभियोग लगाया गया हो, वादी, अभियुक्त, अभियोग या अपराधी। इसको अभियोगी कर लेते हैं, अभियोगी और अपराधी। ठीक है, यदि हम उत्तर की बात करें तो जिस पर अभियोग लगाया गया हो वो होता है अभियुक्त। ठीक है, तो उत्तर तो हमारा ऑप्शन बी है, लेकिन बाकी ऑप्शंस की बात करते हैं। देखिए, अभियुक्त और अभियोगी में बहुत बच्चों ने कंफ्यूजन जिनको रहा होगा, उन्होंने शायद किसी ने बी किया होगा, किसी ने सी किया होगा। देखिए, जिस पर अभियोग लगाया गया हो वो होता है अभियुक्त, और जो अभियोग किसी पे लगाता है वो होता है अभियोगी। ठीक है, तो अभियोग लगाया गया हो जिस पर, वो अभियुक्त है, जिसने अभियोग लगाया हो वो क्या हो जाता है, अभियोगी है। अपराधी होता है जिसका कोई अपराध हो, जिसका मतलब जिसका अपराध सिद्ध हो गया हो, वो अपराधी होता है। और वादी तो क्या होता है, जिसने किसी पे मुकदमा दायर किया हो वो वादी होता है। ठीक है, तो सही उत्तर कौन सा है इसमें, सही उत्तर हो जाता है अभियुक्त, जिस पर अभियोग लगाया गया हो। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है पर्यायवाची शब्दों का प्रश्न है। संदर्भ में अनुचित युग्मों को छाटिए। चलिए, स्वर्ण, पहला है स्वर्ण, कुंदन, पारावत और हिरण्य। हमें पहचानना है, अनुचित युग्मों को पहचानना है। तो पहला ही अनुचित हो गया। देखिए, स्वर्ण का कुंदन भी होता है, हिरण्य भी होता है, लेकिन पारावत नहीं होता है। पारावत किसका होता है, कबूतर का। ठीक है, पारावत क्या होता है, कबूतर, ना कि कुंदन। सॉरी, स्वर्ण नहीं होता है, कबूतर होता है। फिर है कौवा, करट, पिशुन, बलियुक्त, ये ठीक है। अगला है उमा का शारदा, दुर्गा, पार्वती। देखिए, उमा में दुर्गा पार्वती तो ठीक है, लेकिन शारदा किसका होता है, सभी को आता होगा, शारदा होती है सरस्वती, विद्या की देवी सरस्वती। ठीक है, और किरण का होता है रश्मि, मयूख और अंशु, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। 4 भी ठीक है, 2 भी ठीक है। 1 और 3, 1 और 3 कहाँ है, ऑप्शन ए। ठीक है, तो 1 और 3 में गलत पर्यायवाची दे रखे हैं, इसलिए यही हमारा उत्तर है।
ऑप्शन ए। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। निम्न में से अंक का अर्थ नहीं है। अंक का एक तरह से पर्यायवाची पूछा गया है आपसे, चिन्ह, भाग्य, गुहा या गोद। तो ऑप्शन सी सही है। अंक का पर्यायवाची गुहा नहीं होता है। चिन्ह सही है, भाग्य सही है, गोद सही है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। निम्न में से किस क्रमांक में सभी अशुद्ध शब्द हैं? अच्छा, अब देखिए इन प्रश्नों में कई जो स्टूडेंट्स हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि वो एक दो शब्द पढ़ते हैं, उनको अशुद्ध दिखता है और वो ऑप्शन पे टिक कर देते हैं। जबकि आपसे क्या पूछा गया है, सभी अशुद्ध। ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जिसमें सारे ही गलत है। ठीक है, कोई ना कोई तो हर ऑप्शन में गलत है, लेकिन जिसमें सब गलत है। बात कर लेते हैं। पैतृक गलत है, शुश्रूषा भी गलत है, मंत्रिमंडल ठीक है, देखिए ये ठीक है, और ये भी गलत है, ये भी गलत है ना, लेकिन एक तो ठीक है, इसलिए ये उत्तर नहीं है। अगला है अंतर साक्ष्य, गलत है। षष्ठम भी गलत है, दृष्टव्य भी गलत है, अंतर ध्यान ये भी गलत है। अंतर साक्ष्य, षष्ठम, द्रष्टव्य, अंतर, इसमें चारों ही गलत हैं। तो यही हमारा उत्तर है, ऑप्शन बी। फिर भी अगले ऑप्शन की बात कर लेते हैं। श्रृंगार गलत है, पुनर्वलोकन, आशीर्वाद, अधोपतन ये भी गलत है। इसमें दो गलत है, लेकिन सही भी है, देखिए इसमें है ना, तो ये उत्तर नहीं होगा। लब्ध सही है, प्रतिष्ठित सही है, सन्यासी गलत है, लघुत्तर गलत है, दुरावस्था गलत है, लेकिन लब्ध और प्रतिष्ठित तो ठीक है, इसलिए ये भी हमारा उत्तर नहीं है। तो उत्तर क्या है, ऑप्शन बी है। देखिए अंतर साक्ष्य नहीं होता है, अंतः साक्ष्य होता है। ठीक है, अंतः साक्ष्य होता है। षष्ठम नहीं होता है, षष्ठ होता है, सिर्फ षष्ठ होता है, षष्ठम नहीं होता है। दृष्टव्य नहीं होता है, द्रष्टव्य होता है, देखिए ऐसे दृष्टव्य। ठीक है ना, यहाँ सिर्फ इस मात्रा का फर्क है, दृष्टव्य नहीं होगा, द्रष्टव्य होता है। और अंतर ध्यान नहीं होता है, अंतर ध्यान नहीं होता है, अंतर ध्यान होता है। ठीक है, अंतर ध्यान ये होता है शुद्ध, अंतर्धान। ठीक है, तो ये चारों ही गलत थे जिनका मैंने आपको बता दिया है। देखिए पैतृक नहीं होता है, पैतृक होता है ये वाला। ठीक है, पैतृक। और शुश्रूषा नहीं होता है, ये वाला श होता है उसमें, शुश्रूषा। ठीक है, और मंत्रिमंडल तो ठीक है। अंतर, ये देखिए यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय लिखा है, जबकि शब्द क्या होता है, अंतरराष्ट्रीय। ठीक है, ये भी गलत हो जाता है। ये तो चारों ही गलत हैं। श्रृंगार में देखिए सिर्फ छोटी सी गलती है, बहुत बहुत बारीक गलती है, ये होगा श्रृंगार। जबकि यहाँ कौन सा शब्द लिखा है, यहाँ पे श्रृंगार ये लिखा है, ये गलत होता है। ठीक है, पुनर्वलोकन, अधोपतन नहीं होता है, अधः पतन होता है। ठीक है, अधः पतन। ये वे शब्द मैं आपको बता रही हूँ जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो अधः पतन होता है, अधोपतन नहीं होता है। लब्ध सही है, प्रतिष्ठित सही है, सन्यासी गलत है। देखिए अब देखने में लग रहा है सन्यासी सही है, लेकिन जबकि वो गलत है। आप बोल के देखिए खुद भी, सन्यासी, सन्यासी, दो बार आप रुके हैं, सन्यासी, तो सन्यासी। ठीक है, ये होता है शुद्ध सन्यासी का। जबकि यहाँ पे ऊपर बिंदी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ सन्यासी लिखा है, गलत है। लघुत्तर में क्या गलती है, देखिए लघुत्तर में ये होगा लघुत्तर। ठीक है, ये हो गया लघुत्तर मात्रा। यदि आप छोटे ऊ की मात्रा लगा रहे हैं तो लघुत्तर नहीं लिखेंगे, तो आप लिखेंगे लघुतर। ठीक है, तब दो त नहीं होंगे, पूर्णतः होगा बस। यदि आप लघुत्तर लिख रहे हैं तो बड़ा ऊ होगा, यदि आप लघुत्तर छोटा ऊ लगा रहे हैं तो त एक होगा। ठीक है, ये फर्क है इसमें, और ये बहुत बार पूछे हुए प्रश्न है, इसलिए मैं आपको ये डिटेल से समझा रही हूँ। चलिए, तो उत्तर हमें मिल गया है, ऑप्शन डी है, जिसमें सभी अशुद्ध हैं। अब अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्न में से अशुद्ध वाक्य पहचानिए। क्या आप, अशुद्ध पहचानना है, ध्यान रखिए। क्या आप अलवर गए थे, तो सही है, क्या आप अलवर गए थे, प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा है, बिल्कुल सही है। कृपया मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार करें, ये भी सही है। हमको कभी भी परस्पर एक दूसरे से नहीं लड़ना चाहिए,
और देश भर में दिवाली मनाई गई। दिवाली, वैसे इसको दीपावली लिखे तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है, दीपावली सही है। ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए, हमको कभी भी परस्पर एक दूसरे से नहीं लड़ना चाहिए। देखिए, परस्पर या एक दूसरे, ये समानार्थक हो जाते हैं, एक ही अर्थ है दोनों का। चाहे हम परस्पर की बात करें या हम एक दूसरे की बात करें, दोनों एक ही अर्थ हैं। और कभी भी वाक्य में एक अर्थ देते हुए, जैसे कि हम कृपया और कृपा एक साथ किसी वाक्य में नहीं प्रयोग करते हैं, उसी तरह से परस्पर और एक दूसरे नहीं। या तो वाक्य ये होना चाहिए, हमको कभी भी परस्पर नहीं लड़ना चाहिए, या हमको कभी भी एक दूसरे से नहीं लड़ना चाहिए। ठीक है, यदि हम दोनों शब्द लिखते हैं तो ये वाक्य गलत हो जाता है, और यही हमारा उत्तर है। तो उत्तर क्या है यहाँ पे? ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अपनी अकुशलता छिपाने के लिए बहाने बनाने का भावार्थ व्यक्त करने वाली लोकोक्ति है। ये भी प्रश्न पहले आ चुका है आपके। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, मतलब देखिए, अकुशलता क्या है? नाचना नहीं आता है। बहाने क्या बना रहे हैं कि आंगन ही टेढ़ा है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सटीक उत्तर है इसका, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। निम्न पंक्तियों के सामने उनके अर्थ लिखे हैं, इनमें से गलत अर्थ वाली पंक्ति छाटिए। ठीक ठीक है, चलिए। पैरवी बैठना, विचार मिलना, लिखे ईसा पढ़े मूसा, न पढ़ने योग्य दिखावट, बगले झांकना, जवाब न दे पाना, लहू का घूंट पीना, क्रोध को दबाना। तो ये भी सही हो जाता है। लिखे ईसा पढ़े मूसा, न पढ़ने योग्य लिखावट बिल्कुल सही है। बगले झांकना, जवाब न दे पाना बिल्कुल सही है। लहू का घूंट पीना, देखिए क्रोध को दबाना नहीं होता है, लघु का घूंट पीने का अर्थ होता है अपमान सहन कर लेना। ठीक है, लहू का घूंट पीना मतलब अपमान सहन करना। तो ये गलत अर्थ वाली पंक्ति छाटनी है, तो यही गलत अर्थ है, क्योंकि यहाँ क्या लिखा है? क्रोध को दबाना, जो कि गलत है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। बरस पड़ना मुहावरे का सही वाक्य प्रयोग क्या है? आसमान में बादल घिरे और बरस पड़े, गलती छोटे बेटे ने की थी और साहब जी उसके लिए बड़े बेटे पर बरस पड़े, साहूकार जी ने भिखारी को इतना धन दिया जैसे कि वे बरस पड़े हों, बिन बादल बरस पड़ना चकित करता है। देखिए, बरस पड़ना जो एक ये मुहावरा है, इसका अर्थ क्या होता है? बरस पड़ने का अर्थ होता है कि बिना बात, बिना किसी गलती पे किसी पे क्रोध निकालना, ठीक है, किसी को डांट देना। तो ऐसा अर्थ देता हुआ कौन सा वाक्य आपको यहाँ लग रहा है? पहला तो बिल्कुल नहीं है, आसमान में बादल घिरे और बरस पड़े। क्या इसका भावार्थ ही निकल रहा है कि बिना गलती किसी को सजा देना? नहीं निकल रहा है, तो गलत है। गलती छोटे बेटे ने की थी और साहब जी ने उसके लिए बड़े बेटे, साहब जी उसके लिए बड़े बेटे पर बरस पड़े, ये बिल्कुल ठीक है। देखिए, है ना, गलती किसने की थी? छोटे ने की, और डांट किसको लग गई? बड़े को लगी। तो साहब जी जो हैं वो बड़े बेटे पे बरस पड़े, ये बिल्कुल सही है। बाकी ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे ठीक हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न है। किस विकल्प में हिंदी अच्छा, आपसे पारिभाषिक शब्दावली पूछी गई है, तो हिंदी पारिभाषिक रूप सही पूछा गया है आपसे। ठीक है, पहला है मिनट्स, कार्य योजना नहीं, मिनट्स का होता है कार्यव्रत। ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया है, ये वर्ड मिनट्स। कार्यव्रत होता है, कार्य योजना नहीं होता है। सब जुडिस का होता है न्यायाधीन। हाँ, तो यही सही है। देखिए, सब जुडिस का न्यायाधीन भी बोल सकते हैं हम, विचाराधीन भी बोल सकते हैं। ठीक है, कोई केस है जो कि कोर्ट में विचाराधीन है। ठीक है, तो ये सही है यहाँ पे। विजिलेंस का सतर्क नहीं होता है। देखिए, विजिलेंस का सतर्क नहीं होगा, विजिलेंस का होता है सतर्कता। यदि सतर्क की बात करें तो वो होता है विजिलेंट, है ना। यहाँ पे विजिलेंस पूछा गया है, सतर्क, जो कि गलत है। तो ये भी उत्तर नहीं है, ये भी नहीं है। मॉरल ऑब्लिगेशन, नैतिक समर्थन। देखिए, मॉरल ऑब्लिगेशन नैतिक समर्थन नहीं होता है, नैतिक दायित्व होता है। ठीक है, तो ये भी गलत है। ऑप्शन बी यहाँ पे ठीक है। सब जुडिस का अर्थ होता है न्यायाधीन या विचाराधीन। चलिए अगला और आखिरी प्रश्न है आज के टेस्ट का। पारिभाषिक शब्दों को सुमेलित कीजिए। चलिए, अब आपको सुमेलित वाला प्रश्न है, एकमात्र प्रश्न था जो कि सुमेलित वाला है अभी, तो बात कर लेते हैं। कॉन्फिस्केट का होता है जब्त करना,
ए का है 2, ए का 2, 2 में है, मतलब ये उत्तर नहीं है, ये भी उत्तर नहीं है। अगला है कंसेंसस, इसका होता है आम सहमति। बी का 1, बी का 1, 1 में ही है, देखिए 2 और 1, तो उत्तर क्या हो गया? बी हो गया। अब देखिए हमने केवल 2 की बात की, उत्तर हमारे सामने है। अब आपको ये 2 आते भी हैं या नहीं आते हैं, कोई बात नहीं, उत्तर तो आपको मिल गया है। या इसका एक तरीका और होता है इस तरह के प्रश्नों का, जो आपको सबसे अच्छे से आता है, जिसमें आप बिल्कुल श्योर हैं कि ये तो मेरा गलत बिल्कुल नहीं है, सबसे पहले उसको मैच कीजिए आप। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं अगले ऑप्शंस की भी। इंसिनुएशन का होता है वक्रोक्ति, और सुपर, ये गलत, मैं यहाँ पे गलत मिसप्रिंट हो गया, ये सुपरसीड होगा, ये आर नहीं होगा, सुपरसीड। सुपरसीड का अर्थ होता है अधिक्रमण। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएंगे हमारे 2, 1, 4 और 3, 2, 1, 4 और 3, ये देखिए ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। ठीक है, ये प्रश्न तो बहुत ही सिंपल होते हैं, मतलब सिंपल नहीं होते, लेकिन इनमें उत्तर तक पहुंचना बहुत आसान होता है। तो चलिए आज का हमारा टेस्ट जो डिस्कशन था 107 वो कंप्लीट होता है। ठीक है, आपके कोई भी डाउट्स रहे होंगे यदि, तो अब वो सॉल्व हो गए होंगे। फिर भी कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम कोशिश करेंगे उनको जल्दी से जल्दी उनको रिजॉल्व कर पाएं। ठीक है, और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, आपका एग्जाम बहुत नजदीक है अब, और मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से मार्क्स से वीडियो मेंस एग्जाम जरूर, मतलब सभी नहीं, जो अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं वो एग्जाम जरूर क्लियर करेंगे। मेरी बेस्ट विशेष है आपके साथ। ठीक है, चलिए धन्यवाद।